नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। इस बार हमारा विषय है माफियाओं पर योगी की कार्रवाई जारी है। जब से योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से माफियाओं पर कहर है। लेकिन एक सवाल ये भी उठने लगा है कि चुन चुन कर माफियाओं पर कहर बरपाया जा रहा है या कार्रवाई की जा रही है। उसमें एक आरोप ये भी लगता है कि जो विपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई अधिक हो रही है, चाहे फिर वो आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी या उनका परिवार हो। अभी एक सवाल ये भी उठा है कि मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई समझ में आती है, लेकिन उनकी पत्नी, उनके भाई, इन पर कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई कि उनके मकान तक गिरा दिए जाएं, ये क्यों हो रही है। लेकिन जनता खुश है। जनता इसलिए खुश है क्योंकि इन माफियाओं से जनता त्रस्त थी और कहीं ना कहीं जनता को सुकून मिलता दिख रहा है। हाल ही में यह आरोप भी गलत साबित हुआ कि एक पक्षीय कार्रवाई होती है। नोएडा में श्रीकांत त्यागी नाम के एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता ने हंगामा काटा, महिला के साथ अभद्रता की। उसके बाद उसका न केवल अवैध निर्माण गिराया गया बल्कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इससे यह भी साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी कानून का जो भी उल्लंघन करेगा या जो भी कानून को लांघने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे फिर वो उनका अपना आदमी ही क्यों ना हो। हालांकि उस मामले को दूसरी ओर मोड़ने की भी कोशिश की गई। कहा गया कि इसकी गाड़ी पर, श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर जो पास लगा था वह समाजवादी पार्टी में हाल ही में गए स्वामी प्रसाद मौर्य के कोटे से दिलवाया गया था। बहरहाल वो राजनीति है, राजनीति की बातें होती रहेंगी। हाल ही में अभी पता चला है कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई करने से त्यागी समाज असंतुष्ट है। अब त्यागियों ने एक मीटिंग बुलाई है। त्यागी भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने जा रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई है कि जारी रहेगी। हमारे पास इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत के लिए आज मौजूद हैं एसएन सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इमरान लतीफ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, कीर्ति निधि पांडे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमसे जुड़ेंगे। एसएन सिंह जी से बात कर लेते हैं पहले। एसएन सिंह जी, लंबे समय बाद आप बहस में मेरे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं माफियाओं पर, वह कहीं कहीं ये लगता है कि एक तरफा हो रही है या चुन चुन कर उन लोगों के खिलाफ हो रही है जो कहीं ना कहीं विपक्ष से जुड़े हुए हैं। अब जैसे मुख्तार अंसारी का ही हम मामला लें, मुख्तार अंसारी के खिलाफ आपने कार्रवाई की, समझ में आता है तमाम सारे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। हाल ही में अभी ईडी का छापा उनके परिवार पर पड़ा, उनकी पत्नी के नाम जो संपत्तियां थी उनको भी बुलडोजर उन पर भी चलवा दिया गया, उनके भाई के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक राग द्वेष इसमें नजर आता है कि भाई बस जो विपक्ष के लोग हैं उनका खात्मा करो, अपने लोगों को बचाते चलो। सिंह साहब, देखिए उपाध्याय साहब, इस समय देश और प्रदेश दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों जगह शीर्ष नेतृत्व पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लिए सभी लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई वार नहीं, और जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल वाजिब कार्रवाई होती है। आप देखिए, अतीक अहमद की 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की संपत्ति या तो ध्वस्त की जाती है या जब्त की जाती है। ये कहां से आया था 3 अरब करोड़ रुपए? मुख्तार अंसारी 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति या तो जब्त की गई है या तो उसको ध्वस्त किया गया। ये कहां से आया था? कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कारोबार नहीं उनका। तीसरी बात, आपने कहा कि ये चुन चुन कर होता है। कुंटू सिंह क्या अंसारी समाज से आते हैं? प्रदीप सिंह जी क्या अंसारी समाज से आते हैं? और राकेश सिंह क्या अंसारी समाज से आते हैं? गोरखपुर से मृत्युंजय सिंह क्या अंसारी समाज से आते हैं? मऊ से विशाल सिंह क्या अंसारी समाज से आते हैं? देखिए, ये क्या होता है, राजनीतिक पार्टियों को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो उसमें 2-4 चीजों को चुनती हैं। और मैं तो कह रहा हूं उपाध्याय साहब, यह कोई नहीं चुनौती देकर यह कह सकता है कि हमारे कालखंड में गलत लोग नहीं होंगे या गलत लोग कार्य नहीं होगा। लेकिन ये देखा जाता है कि जब गलत कार्य कोई करता है तो किसकी सरकार उन गलत कार्य करने वालों को बचाती है और किसकी सरकार गलत कार्य करने वालों पे ऐसा प्रहार करती है कि दूसरे लोग भी गलत न करें। यही अंतर है दोनों और सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हमारी सरकारों में भी बहुत सारे आरोप लगे कि देखिए खनन में ऐसा हो गया, अभी देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा हो गया, लेकिन हमने बाबू सिंह कुशवाहा, यादव सिंह की तरह बचाने का कार्य नहीं किया, गायत्री प्रजापति की तरह बचाने का कार्य नहीं किया।
दंड देने का कार्य जी। किया जो गलत कार्य करेगा, और यही हार्ड मैसेज जाता है। आप देखिए, जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश योगी पार्ट 2 आता है, औरैया के डीएम सुनील कुमार साहब को निलंबित कर दिया जाता है और उनकी संपत्तियों के जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। सरकार बचाती नहीं, जबकि यादव सिंह के लिए और सरकारें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, प्रमुख सचिव नियुक्ति को लेकर लड़ाई लड़ती हैं, नोएडा अथॉरिटी के ठीक है। तमाम अधिकारियों के साथ सरकारें खड़ी हो जाती है। उपाध्याय साहब, सोनभद्र के टीके बालू साहब को देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग जी। के अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है। जब आप अपनी लाइन स्पष्ट रखते हैं कि एसएन सिंह मेरे ही पार्टी के क्यों ना हो, अगर गलत कार्य करेंगे तो उनको भी वही दंड मिलेगा जो कीर्ति निधि पांडे जी के पार्टी का अगर कोई करेगा तो मिलेगा, या इमरान लतीफ साहब के पार्टी का करेगा तो मिलेगा। तो यह जनता में एक अच्छा मैसेज जाता है। और उपाध्याय साहब, हमारी इन चीजों का विरोध 2022 विधानसभा चुनाव के पहले तमाम विपक्ष की पार्टियों ने किया, लेकिन जनता ने स्वीकारा और जनता ने यह माना कि जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सिंह साहब, पांडे जी से आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब ले लेते हैं। कीर्ति निधि पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ बातें आपने जो कही हैं उनका कीर्ति निधि पांडे निश्चित रूप से उनका जवाब देना चाहेंगे। पांडे जी, स्वागत है आपका। आप भी बहुत दिनों बाद डिबेट में मेरे साथ शामिल हुए हैं। ये जो कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे ईडी की कार्रवाई हो, और चाहे वो सीबीआई की कार्रवाइयाँ हों, इन कार्रवाई को लेकर के आप क्या कहते हैं? पहले आपका जवाब लेते हैं, फिर उसके बाद इमरान लतीफ़ जी के पास चलेंगे। उनके पास तो मामला अभी ताज़ा ही है, बिल्कुल मनीष सिसोदिया वाला। तो लेकिन पहले पांडे जी आपसे, आप उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए उपाध्याय सर, जिस तरीके से एसएन सिंह साहब तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ईमानदारी से हो, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तमाम जिक्र जो एसएन सिंह साहब कर रहे थे, ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले का भी जिक्र कर रहे थे, तमाम आईएसओ के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे। मैं 2-3 सवाल लगातार उठाता रहा। गोरखपुर जनपद के ही एसएन सिंह साहब भी हैं, और एसएन सिंह साहब पिछले योगी पार्ट 1 में यहाँ के जिलाधिकारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद किस तरीके से उनके पत्नी के ऊपर दबाव बना रहे थे मुकदमा न लिखे जाने, उसका हस्त क्या था? क्या उस आईएएस के खिलाफ, उस आईपीएस के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? पूरा कार्यकाल निपटा के लोग यहां से ट्रांसफर होकर के गए। ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल का भी जो है, उसमें इनके डिप्टी सीएम ने सवाल खड़ा किया था एसीएस के ऊपर, और ऐसा ट्रांसफर पोस्टिंग जिसमें मृत लोगों को भी स्थानांतरित कर दिया गया, जो विकलांग नीति में आते थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया, और एक बड़ा ब्लंडर, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग सहित तमाम विभागों में भ्रष्टाचार सामने आया। लेकिन छोटे प्यादों पे कार्रवाई हुई। एसीएस अमित मोहन प्रसाद आज भी अपने चेयर पे बने, जिसके ऊपर इनके डिप्टी सीएम ने सवाल खड़ा किया था, विपक्ष ने, इनके डिप्टी सीएम ने सवाल खड़ा किया। और तीसरा सवाल जो सीबीआई और ईडी का, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो सब के सब ईमानदार छवि के हैं, उनके खिलाफ कोई बेईमानी का आरोप नहीं है। आज के डेट तक अपने नेताओं को एक श्वेत पत्र जारी कर दे, क्योंकि जितने लोग इनके साथ हैं वो सब के सब ईमानदार, जो विपक्ष में हो वो सब के सब बेईमान। और विपक्ष के, जैसे कहावत बराबर कही जाती थी ना कि आतंकवाद के सवाल पे जब सवाल खड़ा होता है तो बीजेपी कहती है कि भाई सारे मुसलमान इस देश के आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो पकड़े जाते हैं वो आतंकवादी हैं। वही हाल आज के डेट में ईडी और सीबीआई का है। ईडी और सीबीआई को सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर विपक्ष के नेता, विपक्ष से जुड़े लोग ही मिल रहे हैं, और किसी पक्ष के नेता के साथ। पांडे जी, एक सवाल ये भी है। पांडे जी, मैं बीच में रोक रहा हूं। पांडे जी, जैसे ईडी सीबीआई का आपने जिक्र किया, लेकिन ईडी सीबीआई ने जब कार्रवाई की तो उसमें नोटों के बंडल मिले हैं। अब चाहे वो मध्य प्रदेश में हुई हो, चाहे वो बंगाल में हुई हो, तो उन्होंने कार्रवाई की तभी तो मिले ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कार्रवाई हुई तभी तो ये सब मिला ना। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। एक श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के प्रति भी जारी कर देना चाहिए कि हमारे पार्टी में जो नेता वो सबके सब ईमानदार हैं। कम से कम जो लोग इनसे जुड़े हैं आज, कल अगर बगावत करे तो उनके घर ईडी और सीबीआई न जाए, वो तो बचे रहे। क्योंकि जैसे इनसे अलग हो गए वो तुरंत ईडी और सीबीआई उसके घर दस्तक देती है। बिहार में सरकारें चला रहे थे नीतीश कुमार के साथ, चलिए जैसे सरकार बदली अगले दिन से ही कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करने लगी बीजेपी। अगले दिन से ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। ये तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भेदभावपूर्ण कार्रवाई करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर छापा पड़ रहा लगातार। ठीक है, ठीक है। वो डिप्टी सीएम वाला मामला तो अभी इमरान लतीफ़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान लतीफ़ साहब, सवाल जो अपराधी तंत्र के खिलाफ या अपराध तंत्र या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का है, सवाल ये नहीं है कि दिल्ली में छापा पड़ा या दिल्ली में कार्रवाई हुई। सवाल ये है कि इन कार्रवाइयों का इतना विरोध क्यों? आखिर आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही खड़ी हुई थी। उनका उदय ही भ्रष्टाचार को लेकर के वो लिस्ट जारी करते थे अरविंद केजरीवाल जी। फिर जब ये कार्रवाइयाँ होती हैं तब फिर ये आरोप क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है, उनका दमन करने जा रही है? लतीफ साहब देखिए जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई करने का तरीका है उस पे सवाल उठना वाजिब है। और वो इस वजह से भी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई करे, सिर्फ भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करे, सिर्फ बाहुबलियों पर कार्रवाई करे, माफियाओं पर कार्रवाई करे, तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने कभी सवाल नहीं उठाया है, किसी के समर्थन में नहीं खड़ी हुई है। लेकिन अगर सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाइयां की जाएंगी, सेलेक्टिव तरीके से अभियान चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से सवाल उठाया जाएगा। अगर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया जाएगा, सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई की जाएगी तो आम आदमी पार्टी सवाल उठाने का काम करेगी कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही इस वजह से हुआ है। जहां तक बात अभी दिल्ली के प्रकरण पे तो बात मैं रखूंगा, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ उदाहरण लेना चाहता हूँ। बहुत बड़े बड़े उदाहरण नहीं लूंगा, लखनऊ की राजधानी लखनऊ से उदाहरण लूंगा। एक बुक्कल नवाब साहब हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के टाइम पर एमएलसी थे। जब तक वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे तो उनके तमाम जो है चीजें, बिल्डिंग्स उनकी अवैध थी, तमाम प्रॉपर्टीज अवैध थी। रोज एलडीए के लोग कार्रवाई करने जाते थे, रोज उनके घर छापे पड़ते थे, भागे भागे फिरते थे वो। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी नामक वॉशिंग मशीन से नहा लिए, एक बार उससे धुल गए, तो अब ना तो वहां ईडी जा रही है, न सीबीआई जा रही है, न एलडीए जा रहा है, न पुलिस जा रही है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। तो अब तो वो दूध के धुले हो गए। इसी तरीके से तमाम लोगों की बात कर लें, ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, विनीत सिंह माफिया नहीं है, धनंजय सिंह माफिया नहीं है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से टकराने का काम करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में स्वर बुलंद करने का काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है। अभी आपने उदाहरण दिया कि बंगाल में ईडी का छापा पड़ा और जगहों पे पड़ा, वहां नोटें मिली होंगी। मैं पूछना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी के घर जिन्होंने छापा डाला, इतने दिन हो गए, आज बता दें ईडी वहां से क्या मिला? ईडी ने बताया कि 2,79,000 का कैश मिला, वो भी अकाउंटेड कैश मिला था। अभी तक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, कोर्ट बार बार फटकार लगा रही है ईडी को वहां पर भी। सीबीआई के मामले में बड़ी बड़ी बातें, जो मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई गई, 14 घंटे तक रही, हम आज भी पूछ रहे हैं सीबीआई को वहां से क्या मिला? सीबीआई बता रही है कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई कहता है 1,100 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई कहता है 144 करोड़ का घोटाला हुआ। और सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, सोर्सेस के आधार पे वो बता रही है कि 1 करोड़ के घोटाले का उन्होंने जिक्र किया है, सोर्सेस के आधार पर, वो भी पक्का नहीं है। वो कोर्ट में जब मामला पहुंचेगा, इंक्वायरीज आगे बढ़ेंगी, क्लीन चिट मिलनी है निश्चित रूप से। जैसे 141 मामलों में पहले दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों को मिली है, वैसे इन दोनों मामलों में भी मिलनी है। तो कुल मिलाकर इससे साफ पता चलता है कि जिससे नरेंद्र मोदी जी डरते हैं वो केंद्र से कार्रवाई करवाते हैं, जिससे योगी जी डरते हैं या जिससे उनको राजनीतिक लाभ लेना होता है, उससे वो अपने एजेंडे के तहत उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करते हैं। आज क्यों हो रहा है दिल्ली में हाय तौबा क्यों मची हुई है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही थी, गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही थी, और हिमाचल और गुजरात के रास्ते अब 2024 में ये दिख रहा है, जो एक प्रश्न उठाया जाता था बार बार
कहीं भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जाती थी, हमारे बड़े भाई एसएन साहब जब चुनाव लड़ने जाते थे तो ये पूछते थे, भाई मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन। तो अब जनता ने कहना शुरू कर दिया, भाई मोदी जी के सामने अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, उनका स्वास्थ्य मॉडल आ गया है, उनका शिक्षा मॉडल आ गया है, उनका। ठीक है, ये जो लतीफ साहब आपने जो तमाम सारे मुद्दे उठाए उनका जवाब एसएन सिंह साहब से ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आपने तीनों वक्ताओं को सुना, आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इस समय जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां हो रही हैं, उन कार्रवाइयों को लेकर के आपका अपना विश्लेषण क्या है, पत्रकारीय विश्लेषण क्या है? क्या आपको भी ये लगता है कि वन साइडेड हो रही हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि ये सब राजनीतिक राग द्वेष और विद्वेष की वजह से हो रहा है? प्रभात त्रिपाठी जी। या माफियाज होते हैं उनको कोई माफ नहीं करता है, और उनको जो संरक्षण देता है उसके संरक्षण से उस पार्टी की बदनामी होती है। ये लोग हमारे साथी, चाहे समाजवादी पार्टी के हो चाहे आप पार्टी के लोग हो, मैं इनको पैनल में बैठे हुए हैं, लोकतंत्र में बोलने की सबको आजादी है और सबको एक अपनी बात रखने की आजादी है। मैं उससे इतर होके हट के एक बात ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा परसेप्शन समाज में, परसेप्शन आप क्या स्थापित कर रहे हैं। देखिए, भू माफिया चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, पहले जो होता था आपको याद होगा उपाध्याय जी, जिस तरीके से फोन करके रंगदारी मांगी जाती थी, जिस तरीके से चाहे कोयला व्यापारी हो चाहे बड़े बड़े व्यापारी हो, रंगदारी मांगी जाती थी, डर के मारे वो पुलिस को बताता नहीं था और लाखों करोड़ों रुपए दे देता था और हत्या हो जाती थी। अगर आज बाबा का बुलडोजर चल रहा है और समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है, देखिए बुलडोजर चला 2019 में बहुमत मिला, अगर बाबा के बुलडोजर को लोग खारिज कर देते तो बाबा शायद सत्ता में वापस भी नहीं आते। और जो ये लोग कहते हैं कि एक समुदाय में बुलडोजर चल रहा है, पिकरू कांड हुआ, वहां पे एक्शन हुआ, वो ब्राह्मणों पे हुआ, त्यागी पे एक्शन हुआ, वो भी हिंदू समाज से था। ऐसा नहीं है कि जो ये बुलडोजर चल रहा है किसी एक समाज में चल रहा है। हमारे विपक्षी दलों को ये जो उनके चश्मे से दिखाई दे रहा है कि एक दल पे भारतीय जनता पार्टी ये चला रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, यही आप पार्टी जो अन्ना आंदोलन में जिस तरीके से कैसे केजरीवाल ने एक ईमानदारी की मिसाल कायम की थी कि हम ईमानदारी से चलेंगे और हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, हम गाड़ियां नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, क्या हुआ साहब उसका, क्या हुआ उसका? वो सब किनारे हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि समाज में वही स्वीकारता होती है जो समाज को दिखाई देती है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए देश आजाद हुआ 60-70 साल हो गए, ये नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, देखिए कांग्रेस ने काम के साथ प्रचार भी बहुत किया, कितने स्कैम खुले। समाजवादी पार्टी का परसेप्शन, गुंडों की पार्टी, परिवार में लड़ाई, तो ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन नहीं बदल पा रहे विपक्षी दल। और मोदी ने जो ऑरा बनाया है या योगी जी ने जो बनाया है, उस परसेप्शन को समाज में आपको बदलना होगा। अगर आप योगी मॉडल को खारिज करते हैं, आप बुलडोजर को खारिज करते हैं, आप माफियाओं पे कार्रवाई को एक पक्षी कार्रवाई कहते हैं, तो ये समाज स्वीकार नहीं कर रहा है आपकी बात को। समाज उनको मैंडेट दे रहा है, समाज उनको दोबारा सत्ता में वापस ला रहा है। तो ये जो बातें हैं लोकतंत्र में अच्छी लगती है, विपक्षी दल बोलते हैं, उनको एक बोलने का अधिकार है, मुद्दा रखने का अधिकार है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए, माफियाओं पे इससे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और माफियाओं पे कार्रवाई जो हो रही है वही प्लस पॉइंट भ्रष्टाचार और माफिया पे कार्रवाई, यही देखिए आपको याद होगा उपाध्याय जी, जब मायावती की सरकार थी, मायावती ने 2 सांसदों को जी बंटवारे को लेके, पैसे को लेके बीएसपी खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी का परसेप्शन जमीन कब्जा करना, समाजवादी पार्टी का परसेप्शन लाल टोपी का, तो ये जो सारी चीजें हैं ये समाज स्वीकार नहीं करता है। समाज को जो दिखाई देता है समाज वही स्वीकार करता है और वोट उसी को मिलता है। ठीक है त्रिपाठी जी। सिंह साहब, एक सवाल लतीफ साहब ने उठाया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग पाउडर से नहा लेता है
वह बरी हो जाता है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे वो बुक्कल नवाब हों, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो या अन्य कोई जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उन पर फिर कार्रवाइयाँ नहीं होती है और उनके फिर ज़मीन के मसले हों, चाहे और तमाम सारे मसले हों, कब्जे के मसले हों, वो एक तरफ रख दिए जाते हैं। इन आरोपों में कहाँ तक सच्चाई है सिंह साहब? ये उपाध्याय जी, आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन प्रभात जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आम आदमी पार्टी का परसेप्शन और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही उसका परसेप्शन, दोनों में बहुत अंतर है। धनंजय सिंह को कह दीजिए कि मुख्तार अंसारी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मऊ में 5 दिन जो दंगे हुए, 500 सलहों के साथ जो है सरकार के नाक के नीचे तांडव मचाए, धनंजय सिंह तांडव मचा कर दिखा दें और सुशील सिंह मचा कर दिखा दें, एसएन सिंह मचा कर दिखा दें, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कोरोना कालखंड में एक डॉक्टर मरते हैं के अग्रवाल, क्योंकि वो हिंदू समाज से आते हैं, आप 1 रुपए देने नहीं जाते हैं और एक समाज को खुश करने के लिए आम आदमी पार्टी वाले एक डॉक्टर को 1 करोड़ रुपया देने जाते हैं। आप कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी सारे विधायक 1 रुपये लेंगे और सर्वाधिक तनख्वाह कहीं पे है तो वो दिल्ली में विधायकों की है। तो ये जो परसेप्शन बनता है सीए और एनआरसी में, देखिए जब शाहीन बाग में धरना चल रहा होता है, हलवा और पूड़ी भिजवाते हैं आप इस नाते की वोट की तुष्टिकरण है। आप कहते हैं कि सभी लोगों के साथ हम गंगा जमुना नहाएंगे एक साथ, और आज तक आप नहीं स्नान करने गए, यमुना इतनी गंदी है। अभी इन्होंने सत्येंद्र जैन के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही। सत्येंद्र जैन साहब के पास कुछ नहीं मिला, लिहाजा हाई कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही। हाई कोर्ट आप चले गए लोअर कोर्ट के बाद, और 3 महीने से वो जेल में बंद है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बंद किया। सभी संस्थाओं पर सवाल उठाना और गलत कार्य करना, सबसे ज्यादा जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा अगर कोई सरकार खर्चती है अपने औसतन चीजों के हिसाब से, वह आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार खर्चती है, कोई और नहीं खर्चती है। मैं कह रहा हूं आप एक अच्छी चीजें बनाइए, निश्चित तौर पे समाज आपको समर्थन देगी और समाज ने आपको चुना है। लेकिन धीरे धीरे समाज ये जानने लगी कि झूठ की राजनीति करते हैं। और कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब एक वरिष्ठ पत्रकार से कह रहे हैं कि मुझे कैसे दिखाना है, किन चीजों को छुपाना है और किन चीजों को बताना है। सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये तो इनकी बात हो गई। दूसरी, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े भाई, हमारे जिले के रहने वाले कीर्तिनिधि पांडे जी जानते हैं कि गोरखपुर के अगल बगल में सहजनवा, बांसगांव, कौड़ीराम, बड़हलगंज, 8-10 ऐसे गांव थे जहां ठाकुर साहब लोगों की भी बहुत दबंगई चलती थी। आप एक नाम इनसे कहलवा दीजिए जो इस समय जाते हो किसी की जमीन कब्जा करके उसमें घुस गए हो। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिला अध्यक्ष साहब गोरखपुर में 3 जमीन कब्जा कर लिए थे, उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के सरकार में कब्जा किए थे। देवरिया के जिला अध्यक्ष साहब कब्जा कर लिए थे और देवरिया जिला का मदनपुर थाना लूट लिया गया था। एफआईआर कब हो रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं वही कह रहा हूं उपाध्याय साहब, हमारे लड़ने से या कीर्तिनिधि पांडे जी के लड़ने से कुछ नहीं होगा। हम जैसा कार्य करेंगे समाज के लोग देखेंगे। और जो इन्होंने सीबीआई ईडी की बात कही, आप गलत नहीं है। इत्र वाले मित्र के यहाँ आपके छापा पड़ जाता है। अखिलेश जी गलत नहीं, अगर हमको इस तरह से करना होता तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ छापा पड़ता। बहुजन समाजवादी पार्टी ने तो 20 बार आरोप लगाया कि कांग्रेस को समर्थन ही आप इन्हीं डर के नाते दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो आप पे आरोप नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि जो आदमी 5-5 हजार करोड़ रुपए कमा लिया अपराध की दुनिया से, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। लगभग 150 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून का राज कायम हुआ है उपाध्याय साहब, वो केवल हमारे नाते नहीं, उसमें कीर्तिनिधि पांडे जी का सहयोग है, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का भी सहयोग है। क्योंकि सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा दिखाया, यहाँ के पुलिस पे भरोसा दिखा रही है। पहले लोग कहते थे, आदरणीय मुलायम सिंह साहब के बारे में अखिलेश यादव जी ने कहा कि अरे मुलायम सिंह साहब से अगर थोड़ा सा वो विनम्रता से झुक के वहां जमीन पर बैठ के बात किया होता तो ऐसे नहीं होता। आप देखे होंगे कि रात को जो है टार्च जला के किस तरह से दिखाया जा रहा था नोएडा में जमीनों को कि इसमें से कौन सी जमीन आप पसंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले ऐसी नीति बनाई गई कि जितनी अथॉरिटियां है उसमें कोई भी जो 2 साल 3 साल से ज्यादा का है वो वहां नहीं रहेगा। कानपुर अथॉरिटी में जाइए, आगरा अथॉरिटी में जाइए, गोरखपुर अथॉरिटी में जाइए, मेरठ जाइए, लेकिन आप केवल नोएडा क्यों रहेंगे? आप देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समय में
तमाम गरीबों के पैसे डूब गए थे। रेरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम लोगों को आवास दिलाने का कार्य की और लगभग 1200-1400 आवास पिछले महीने में दिलाने का कार्य की। जब इस तरह से आप कार्य करेंगे एक अच्छा मैसेज जाएगा, और जो हम गलत कार्य करेंगे तो जनता तो देख रही है, जनता आप पे चश्मा नहीं लगाई। ये इन मुद्दों पे अभी दोबारा आते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी बहुत देर से सुन रहे हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, सिंह साहब ने जो कहा उनसे आप कहाँ तक सहमत हैं? दूसरी बात, जो परसेप्शन वाली बात है, जैसा त्रिपाठी जी कह रहे थे, उन्होंने कहा एक परसेप्शन तो रहता है, जैसे समाजवादी पार्टी को लेकर के उन्होंने कहा कि ये गुंडों की पार्टी है या जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं। चुनाव से पहले भी हमने देखा कि चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो उनके तमाम सारे नेताओं ने इतने बड़े बड़े बोल बोलना शुरू कर दिए, इस तरह के धमकी भरे लहजे में उनके बयान आने लगे, वीडियो वायरल होने लगे। तो इस परसेप्शन को बदलने के लिए पार्टी ने क्या किया है, और अगर ऐसा परसेप्शन है तो फिर ऐसे कब तक चलेगा? पांडे जी। देखिए उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी का परसेप्शन विकास का था, वो प्रभात जी को दिखाता रही। समाजवादी का परसेप्शन नौजवानों को, युवाओं को लैपटॉप देने का था, वो परसेप्शन प्रभात जी को दिखा नहीं। ये प्रभात जी का नजरिया। प्रभात जी ब्रजेश सिंह के बारे में नहीं बोल पाए कि ब्रजेश सिंह जी अपराधी है कि नहीं है, उनका कौन सा घर गिराया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या वो दूध के धुले हुए लोग हैं? धनंजय सिंह जी दूध के धुले हुए लोग हैं? क्या ये लोग अपराधी की श्रेणी में आते हैं नहीं आते? ये लोग भी उसी क्राइटेरिया में जिसमें अतीक और मुख्तार आते हैं। ये लोग भी संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, लेकिन इनको तो एमएलसी बनाती है भारतीय जनता पार्टी। उनका कैंडिडेट घोषित तो उसको नहीं जिता पाए, एक अपराधी जीत गया वहां बनारस के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव में। और जो बात एसएन सिंह साहब कर रहे हैं, अभी गोरखपुर में कानून व्यवस्था की बात मैं बता रहा हूं। बुढ़िया माता मंदिर के पास एक नाविक की पिटाई किया एसएसबी के जवानों ने, और एसएसबी के जवानों ने जिस नाविक की पिटाई किया, वहां नाविकों ने हड़ताल किया। उसके बाद उनके एफआईआर 4 से 5 दिन बाद लिखी जा रही है। और आईपीएस माड़ीलाल पाटीदार कहां चले गए? योगी पार्ट 1 में आज तक नहीं मिले। प्रभात जी को उस पर भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन प्रभात जी का परसेप्शन खुद यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनका भी परसेप्शन है। जबकि वरिष्ठ पत्रकार का नजरिया पूरा निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन उनका भी परसेप्शन है। अगर कोई पूछेगा योगी जी से कि साहब आपने प्रभात जी से जवाब ले लेंगे, पांडे जी जवाब ले लेंगे उनसे जी, प्रभात जी से जवाब ले लेंगे। ये सवाल तो जी जी, प्रभात जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? उपाध्याय जी, मैं बड़े सम्मानित तरीके से अपने कीर्तिनिधि पांडे जी को बताना चाहता हूँ कि परसेप्शन की जो हमने बात की, यही बहुत बड़ी समस्या है विपक्षी दलों को कि अगर हम कोई सही समीक्षा कर रहे हैं तो भाजपा के प्रवक्ता हो गए। मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी का गठन किया था और 30-30, 32-32 एमएलए लेके आते थे और जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, और उन्होंने हमेशा कहा अपने लड़के को या अपने पूरी पार्टी को कि आप किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। बुआ बहुआ का गठबंधन हो गया, 2 हाथ का मिलन हो गया। अखिलेश कहाँ चले गए, मंच में किस तरीके से पिता को और चाचा को बेइज्जत किया, ये आपका परसेप्शन है। ये परसेप्शन, इसका आप जवाब दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मोदी ने जो बड़ी लाइन खींची है, वो उससे ऊपर आपकी लाइन कौन नेता खींच रहा है, मुझे ये बता दीजिए। और जहां तक रही बात कार्रवाई करने की, कार्रवाई और मुख्यमंत्री 24/7 काम करने वाला मुख्यमंत्री खोजने के लिए आपको परसेप्शन मेरा यही दिखाई दे रहा है कि मैं भाजपा के पक्ष में बोल रहा हूँ। आपको यही गलतफहमी है, आप यही बैठ के आप टीवी चैनलों में बोलते हैं, पत्रकारों को आप भाजपा का प्रवक्ता कहने लगते हैं। ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आप अपने गिरेबान पर जाके नहीं सकते हैं कि हमारी पार्टी क्या कर रही है, हमारी पार्टी की नीति और हमारी पार्टी जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या छवि बन रही है। आप माड़ीलाल पाटीदार आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। आप पार्टी पे आरोप लगा देंगे। कहां चला गया? 302 का मुलजिम आईपीएस माड़ीलाल पाटीदार कहां चला गया? एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जनता को समझ में आएगा। एक एक करके अगर जवाब देंगे, और मैं तो पूरा मौका सबको देता हूं। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं लतीफ़ साहब से पूछता हूं। लतीफ़ साहब, आपने कहा कि आबकारी नीति को लेकर के तमाम सारे सवाल इस समय आम आदमी पार्टी पर उठ रहे हैं, और उस कार्रवाई को लेकर आप पक्षपात का आरोप भी लगा रहे हैं।
लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब वो आबकारी नीति इतनी अच्छी थी तो उस नीति को रातों रात बदला क्यों गया, उसको वापस क्यों लिया गया? और अगर कोई सवाल उठा है तो जांच अगर हो रही है तो उसे हो जाने दीजिए। इस तरह का आरोप लगाने की कौन सी बात है? एक बात। दूसरा, लगातार ये दिखाया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है और इस वजह से ये कार्रवाई हुई है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने का मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर नीतियाँ बदलने का या नियम तोड़ने की छूट मिल जाती है। लतीफ़ साहब। लतीफ़ साहब, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है मुझे। जी, अब आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ मुझे नहीं मिल रही। मुझे हाँ, अब आ रही है जी। म्यूट था शायद जी। आम आदमी पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही है कि शराब नीति जो आम आदमी पार्टी लेकर आई थी वो देश की सबसे अच्छी शराब नीति थी और जिसमें रेवेन्यू, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ने वाला था। लेकिन वापस क्यों लेना पड़ा? ये वापस हमने नहीं लिया। आपको भी पता है कि दिल्ली में सारी की सारी चीजें एलजी के अप्रूवल के बाद होती हैं। जब एलजी साहब के पास फाइल पहुंची, उन्होंने वो तमाम अमेंडमेंट्स कर दिए। तो जो दिल्ली सरकार की बनाई हुई नीति थी उसमें अमेंडमेंट करने के बाद तमाम तरह की दिक्कतें आई, जिसकी वजह से रेवेन्यू काफी कम होने लगा, जिसकी वजह से मजबूर होकर हमको वापस लेना पड़ा, क्योंकि एलजी साहब ने उसके लिए हूबहू जो नीति हमने बनाई थी उस पर अप्रूवल नहीं दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कहां से हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहां से हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। 14 घंटे तक कल पूछताछ की गई, 14 घंटे तक कल छापेमारी चलती रही। मनीष सिसोदिया जी ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। हम नहीं, मैं सहयोग करने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं आप जिस तरह से आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि एक वन साइडेड कार्रवाई हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने सहयोग नहीं किया। वो तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि हमने पूरी तरह से सहयोग किया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब कार्रवाई होने लगती है तो अब सीधा सीधा आरोप ये लगाने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके परेशान करने के उद्देश्य से या आम आदमी पार्टी बढ़ रही है या केजरीवाल जी मोदी जी के समकक्ष नजर आने लगे हैं इसलिए ऐसा करने लगी है। ये मैं कह रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री जी के दफ्तर पर सीबीआई का छापा डाला गया। मनीष सिसोदिया जी के घर पर कोई पहली बार छापा नहीं डाला गया। अक्सर जो है वो सीबीआई के लोग पहुंचते रहे हैं। तमाम मंत्रियों के यहाँ सीबीआई के छापे डाले गए। दिल्ली पुलिस ने हमारे तमाम विधायकों को यहाँ तक हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में से गिरफ्तार किया। 141 मामले आम आदमी पार्टी के नेताओं से संबंधित दर्ज किए गए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, और उसमें कन्विक्शन क्या रहा? सिर्फ एक मामले में कन्विक्शन हो पाया। इससे क्या पता चलता है? कई बार हाईकोर्ट ने दिल्ली की पुलिस को फटकार लगाई। अभी इस मामले में भी, जो सत्येंद्र जैन जी के मामले में, हाईकोर्ट ने कमेंट किया कि आप सारे प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, अभी तक आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तो कुल मिलाकर अभी तक कितने लोगों को सजा दिला पाए? 8 साल से आम आदमी पार्टी वजूद में आई है और जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है तब से मोदी जी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े रहे, विधायकों के पीछे पड़े रहे, मंत्रियों के पीछे पड़े रहे। क्या निकल कर आया? हम तो पूछ रहे हैं आज भी कि सीबीआई ने छापा डाला था, सीबीआई को क्या मिला? बताएं सीबीआई ने क्या दिया? ईडी ने सत्येंद्र जैन जी के घर पे छापा डाला, आज तक नहीं बता पाए क्या मिला है आज तक। और अभी तमाम तरह के देखिए कितनी कंट्रोवर्सीज यही हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आकर कहता है कि शराब नीति से 8,000 करोड़ का घोटाला हो रहा था, दूसरा कहता है 1100 करोड़ का हो रहा है, तीसरा कह रहा है कि 144 करोड़ का हो रहा है। एसएन सिंह साहब का अपना एक आंकड़ा होगा। सीबीआई कह रहा है, सीबीआई कह रही है कि सोर्सेज के आधार पे पता चला है कि 1 करोड़ का घोटाला है। तो कुल मिलाकर इससे साफ पता चलता है। और टाइमिंग कौन सी टाइमिंग है? सत्येंद्र जैन जी को कब टारगेट किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया जी को टारगेट कब किया जा रहा है? दरअसल उपाध्याय जी, समझने वाली बात यह कि पूरी ये जो कवायद छेड़ी जा रही है इसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है। आम आदमी पार्टी की जो छवि बनी है वो एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार वाली छवि बनी हुई है देश के सामने, देश की जनता के सामने, पूरी दुनिया के अंदर एक काम करने वाली पार्टी के रूप में बनी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि किसी तरीके से लांछन लगाकर अपनी जो लठैत संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों जैसा सिद्ध कर दिया जाए, एक परसेप्शन ये बना दिया जाए।
वरना आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर सिंगापुर में बुलाया ठीक जाता है है। दिल्ली मॉडल को दिखाने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स दिल्ली मॉडल का जिक्र करता है। कोफी अन्नान साहब आते हैं, दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री दिल्ली मॉडल को फॉलो करने की बात करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आते हैं, दिल्ली मॉडल की ठीक है, बात करते हैं। ठीक तो है। आज जो दिल्ली मॉडल एक तरीके से आइडियल मॉडल है, आज उसको जहां सराहना की जानी चाहिए, उस तरह का काम दूसरे राज्यों में किया जाना चाहिए, उसको केंद्र सरकार को भी इंप्लीमेंट में लाना चाहिए। आप रोकना चाहते हैं, देश के भविष्य ठीक है। के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। देखिए दिल्ली में ठीक है, हम जो प्रभात शिक्षा- त्रिपाठी जी से जवाब ले लेते हैं। आपने तमाम सारे सवाल उठाए हैं। जाहिर है एसएन सिंह साहब तो राजनीतिक जवाब देंगे, लेकिन प्रभात त्रिपाठी जी से मैं पूछूंगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि उनको रोकना चाहते हैं, उनकी छवि एक ईमानदार पार्टी की छवि बनी है और इस वजह से इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं कि उनको डैमेज किया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो जनता में जो है परसेप्शन बदलेगा। क्या ये सही है त्रिपाठी जी? देखिए उपाध्याय जी, आज मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आते हैं कल और वो ये कहते हैं कि मेरा मुकाबला केजरीवाल का मोदी जी के सामने है। क्या उन्होंने अपने वो विपक्षी दलों से पूछा, कांग्रेस से, तृणमूल कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, कि क्या वो चेहरा होंगे विपक्ष का? आप अपने मुंह से गुनगा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ हमारा चेहरा होगा केजरीवाल का। अरे भाई आपको कौन पूछ रहा है भाई विपक्ष में? आप कुछ भी कह सकते हैं, आप अपना नैरेटिव बनाइए, आप परसेप्शन बनाइए। अरे भाई विपक्ष एकजुट है नहीं। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, शरद पवार तो बनना चाह रहे हैं, ममता बनर्जी तो बनना चाह रही है, अखिलेश यादव तो बनना चाह रहे हैं, कितने लोग हैं, नीतीश कुमार तो बनना चाह रहे हैं। सवाल ये नहीं है, हम लोग जो बहस कर रहे हैं, आज जो मुद्दा था माफिया का और इसका की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और माफिया, और जिस तरीके से ये एक व्यवस्था जो बनी है समाज में। देखिए समाज में जो लोग बुजुर्ग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सारे लोग हैं, ये लोग जिस तरीके से भयमुक्त कैसे रहे, समाज हमारा भयमुक्त कैसे बने, ये हमारे एक परसेप्शन की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों का काम होता है कि समाज को एक स्वच्छ एक वातावरण देना और समाज का जो व्यवस्था बनी है उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से चलाना। तो मेरा ये कहना है, आप लोग लड़ने लगते हैं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी से कम लड़ते हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी से ज्यादा लड़ते हैं। जिस दिन आप नरेंद्र मोदी से लड़ना बंद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन आप लोग कुछ करेंगे। आप नरेंद्र मोदी से, भाजपा से लड़ते लड़ते नरेंद्र मोदी से लड़ने लगते हैं। आपको याद होगा चौकीदार चोर है, क्या हुआ उसका पूरा रिएक्शन पूरे देश के अंदर, चौकीदार फिर आ गया सत्ता में। तो सवाल इस बात का है कि आपकी ना कोई आइडियोलॉजी है, ना आपकी कोई नीति है, ना आपकी कोई एक विपक्षी एकता है। आप चले लड़ने के लिए, जिसका बूथ लेवल से लेके पन्ना प्रमुख से लेके सारे लोग मजबूत है, 24/7 काम कर रहे हैं। तो आपको अपनी कमी स्वयं देखनी पड़ेगी। आप पत्रकार की कमी बताने लगेंगे, आप बीजेपी प्रवक्ता बताने लगेंगे। मैं कीर्ति निधि पांडे जी से और इमरान जी से कहना चाहता हूँ कि आप पार्टी अगर देश में सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी है तो आपके ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं? अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आप उस आरोप से खड़े उतरिए, आप खड़े उतरिए। आप उस जांच की आंच अगर आपके ऊपर है तो आप जांच से बिल्कुल, जैसे सीता भैया जो है वो बिल्कुल पाक साफ होकर निकली थी, आप भी निकलिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप बीजेपी से लड़ते लड़ते मोदी जी से लड़ने लगते हैं। क्यों उपाध्याय जी? ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही त्रिपाठी जी कि मोदी जी से लड़ने लगते हैं। मैं इसका जवाब तो कीर्ति निधि पांडे जी से लूंगा। कीर्ति निधि पांडे जी, आपको नहीं लगता कि जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि विपक्ष के नाते आपको भारतीय जनता पार्टी की काट ढूंढनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए, लेकिन अभी हो ये रहा है कि आप मोदी जी से लड़ने लगते हैं, योगी जी से लड़ने लगते हैं। आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, ये समग्रता में अगर इसको देखा जाए तो अभी यही हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की बात हो तो योगी से लड़ने लगते हैं और पूरे देश की बात हो तो मोदी से लड़ने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या ये सही है पांडे जी? पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कीर्ति निधि पांडे जी, मुझे लगता है कीर्ति निधि पांडे जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम तब तक
इमरान मलिक लतीफ़ जी से ही पूछ लेते हैं। इमरान लतीफ़ जी, जैसा प्रभात त्रिपाठी जी ने कहा, वही सवाल आपसे भी है कि आप भाजपा से लड़ने की बजाय मोदी से और योगी से लड़ने लगते हैं, ये सच्चाई नहीं है क्या? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी क्या है, अगर केंद्र के मामले में बात करें, और जहां तक अभी प्रभात भाई ने कई सारी बातें करी कि नीतीश कुमार से नहीं पूछा, कांग्रेस से जी जी लड़ने जाते हैं, जब ये नगर पंचायत निगम का चुनाव लड़ने जाते हैं, जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ने जाते हैं, जब ये विधान परिषद का चुनाव लड़ने जाते हैं, जब ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जाते हैं, तो हर बार ये सवाल करते हैं कि मोदी जी के सामने कौन। ठीक है। रहता था, दूसरी पार्टियों के पास कोई चेहरा नहीं रहता था। पहली बार एक ऐसा चेहरा सामने आया है, पंजाब जीत के बाद एक ऐसा पूरे देश के अंदर ये है, पंजाब जीते, दिल्ली, उससे पहले दिल्ली जीते, फिर पंजाब जीते, और अब गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है, टक्कर देने का काम कर रही है। तो उसके आधार पे जनता ये बात कह रही है, जनता के समक्ष ये चर्चा चल रही है, जनता के बीच में चर्चा चल रही है कि अगर मोदी जी को कोई पार्टी हरा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हरा सकती है, तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी है। अगर मोदी जी को कोई कीर्तिनिधि पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं ठीक है इमरान जी, कीर्तिनिधि पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पांडे जी, अभी त्रिपाठी जी को आपने सुना होगा, उनका कहना है कि विपक्ष जो है भाजपा से लड़ने की बजाय मोदी जी से और योगी जी से लड़ने लगता है, और ये मुझे यूपी में भी दिखाई देता है कि अब सारे हमले योगी जी पे होने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी से या तो लड़ते नहीं हैं या लड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक ढांचा है, पन्ना प्रमुख से लेकर के जिला अध्यक्ष तक का जो इन्होंने एक सेटअप बनाया है, उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी, जो कि आप यहाँ सबसे बड़े विपक्षी दल हैं, तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब आपसे मांगा भी जाएगा। यही जवाब मैं आपसे भी चाहता हूं। पांडे जी, देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार इस विधानसभा के चुनाव के बाद, और विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 36% वोट अब तक मिले। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तब से 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 36% वोट मिले। चुनाव के बाद एक समीक्षा के तहत पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन भंग किए गए हैं, नए सिरे से संगठन का गठन करने का प्रयास जारी है, और लगातार निकाय चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए हैं, और सदस्यता अभियान जो समाजवादी पार्टी का चल रहा है उसके लिए भी हर जनपद, हर लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी लगभग तय करती है, जो अपने अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, चेहरा से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा 2024 के चुनाव में चेहरे से ज्यादा महत्व मुद्दों का होगा, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की आय दुगनी करने का सवाल हो। ये मुद्दों पे चुनाव होगा और मुद्दों पे लड़ा जाएगा, और मुद्दों पे लड़ने के बाद चेहरा अपने आप तय हो जाएगा 2024 के इलेक्शन के बाद कि प्रधानमंत्री इस देश का कौन है। ठीक है। एसएन सिंह साहब, आपने पहले पांडे जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पक्षपात नहीं होता है। जैसे गोरखपुर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि गोरखपुर में एसएसपी के जवानों ने एक नाविक को पीटा और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ऐसे तमाम सारे मामले आए दिन आते हैं, चाहे वो तहसील दिवस में आए, चाहे वो मुख्यमंत्री के पास जो शिकायतें आती हैं उसमें भी इस तरह के मामले आते हैं। और एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है इस समय कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, और ब्यूरोक्रेसी हावी होने की वजह से जो निचले लेवल के अपराध हैं वे नहीं रुक पा रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है सिंह साहब? उसके बाद त्रिपाठी जी से रिमार्क लेंगे। जी देखिए उपाध्याय साहब, यही तो अंतर है और यही समझना पड़ेगा, और जनता जान रही है। क्योंकि हमारे विपक्षी नहीं मानते हैं तो मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये विपक्षी हैं। पहले की सरकारों में होता क्या था, कानपुर में समाजवादी पार्टी के एक नेता किसी पुरुष की पिटाई कर देते हैं, थाने में जब वो आता है वहां 5 स्कॉर्पियो लेकर आते हैं, और सभी में 5-5, 6-6, 10-10 लोग भरे होते हैं, और थाने में उसकी पिटाई करने लगते हैं। उसकी पत्नी उसके ऊपर लेट जाती है, उसकी भी पिटाई करते हैं, उसके बाद भी केस नहीं लिखा जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जगेंद्र नाम पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। हत्या क्यों होती है? पत्रकार एक महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ होता है उसके बारे में लिख रहा होता है,
और साथ में उस महिला को भी जलाने की कोशिश की जाती है जो भाग के बच जाती है और अपना रिपोर्ट दर्ज कराती है, उसके बाद भी वो रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि 4-5 दिन बाद हो गया। इस तरह की घटनाएं सभी कालखंडों में होती रहेंगी, चाहे वो रावण का कालखंड हो, भगवान राम का कालखंड हो। एक कालखंड में जो गलत कार्य करने वाले हैं उनको बचाने का कार्य किया जाता है, एक कालखंड में जो गलत कार्य करते हैं उनको दंड देने का कार्य किया जाता है। यही अंतर होता है। और EMI फैक्टर करते करते आज समाजवादी पार्टी उपाध्याय साहब क्या हो गई है, अब हम आ जाते हैं सीधे आम आदमी पार्टी पे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत देखिए। शीला दीक्षित साहब को आप बार बार उनको कहते रहे कि वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कांग्रेस के लोग इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि जब इमरान जी की पार्टी अगर दिल्ली में आ गई, निश्चित तौर पे उनको जेल में भेजने का कार्य करेगी। उनके साथ आप गठबंधन भी कर लेते हैं, उनके साथ सरकार भी बना लेते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और आप झूठ क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है, गलत कार्य आप करते हैं। आप कहते हैं कि हमारा स्कूल मॉडल बहुत है, स्कूलों में आपके टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल का स्तर गिर गया। पहले 94-95% जो लड़के अच्छे नंबर से पास होते थे वो 68-78% हो गए। आपका जो है प्रदूषण पहले से ज्यादा हो गया। आपके यहाँ जो है यमुना साफ नहीं हुआ, जो कहते थे कि हम दिल्ली के लोगों के साथ में स्नान करेंगे, आपने ठीक है, ऐसा कार्य किया नहीं। और मैं तो कह रहा हूं ठीक है सिंह साहब, ठीक, मदारी बहुत देर तक मदारी दिखाता है कि हम सांप नेवला लड़ाएंगे, लेकिन कुछ देर की बात सब लोग जान जाते हैं कि सांप नेवला नहीं लड़ाएगा, ये दांत की दवा बेचेगा और अपनी मुनाफा कमाएगा। सब लोग जान गए हैं उपाध्याय साहब, आपके चैनल के माध्यम से भी जान जाएंगे और इनके कर्मों के नाते भी जान जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, अपने ठीक है सिंह साहब। इमरान लतीफ साहब से बहुत संक्षेप में जवाब ले लेते हैं। लतीफ साहब, एक बहुत संक्षेप में आपसे जवाब ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है उसे लेकर के, माफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के, और अभी SN सिंह ने जो सवाल उठाया उस पर, लेकिन बहुत संक्षेप में। उसके बाद प्रभात त्रिपाठी जी से रिमार्क लेंगे और इस बहस को समाप्त करेंगे। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाइयां की जा रही है, निश्चित रूप से मैंने उदाहरण लिया था अभी कि ना, ये इसमें हिंदू और मुसलमान का कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का चहेता बन जाता है उसको बख्श दिया जाता है, उसको इनाम दिए जाते हैं। पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रकांत त्रिपाठी का से जो रिश्वत मांगने का काम कर रहे थे SP, आज तक वो फरार है, उनको अभी तक योगी बाबा नहीं पकड़ पाए, और वो कहाँ फरार है ये कुछ पता नहीं है। हालत ये है कि ललितपुर के थाने में किशोरी के साथ रेप हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा। लेकिन लतीफ साहब, SP फरार है ना, SP फरार है, SP को कार्रवाई का डर है, इसका मतलब वो खुलेआम तो नहीं घूम रहा ना इमरान लतीफ साहब। नहीं, इसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसको संरक्षण दिया गया, उसको छिपा के नहीं रखा गया, उसको संरक्षण दिया गया। आप बताइए अपना परसेप्शन इन्होंने क्या करेंगे? एक IPS उनको एक एक करके SN सिंह साहब एक करके बोलिए। को लेकर गए लोग, गायत्री प्रजापति को लेकर गए, और मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर पाटीदार की बात करिए ना। आप IPS आपके राज्य में IPS माड़ीलाल पाटीदार को छूट है। कीर्तिनिधि जी नैनी जेल से नहीं, IPS माड़ीलाल पाटीदार को छूट है का कार्य कि वो हत्या कराए, लूट कराए। ठीक है, नहीं, उनको घूस लेने की, लूट कराने की, हत्या कराने की छूट है। मुझे लगता है ऐसे, ठीक है पांडे जी ऐसे किसी की बात सुनाई नहीं देगी। प्रभात त्रिपाठी जी, आपने अभी सुना, मैं आपका एक फाइनल रिमार्क लेना चाहता हूं। लतीफ साहब ने भी कहा, पांडे जी ने भी कहा, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं करने से जनता नहीं समझती है। मैं विपक्षी पार्टियों के जो पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता है, मैं उनसे इससे कहना चाहूंगा बड़े सम्मान पूर्वक कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, मोदी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो आपको जनता के बीच कुछ संदेश देने होंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देती है
कि हम राष्ट्रवाद पे सबसे पहले हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चलते हैं। भले वो न चल रही हो, आरोप विपक्ष लगाएंगे कि वो नहीं चल रही है, लेकिन उनका जो परसेप्शन, उनकी जो बात है, संदेश है पूरे देश 140 करोड़ जनता के बीच और 24 करोड़ जनता के बीच, वो संदेश ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी राशन वितरण किया था, राशन वितरण में मास्टर स्ट्रोक रहा 2019 का बीजेपी के लिए, उसमें हर वर्ग के लोगों को राशन मिला। डबल इंजन की सरकार में दोनों तरफ राशन मिला। ये लोग चिल्लाते रहे, कोविड में कुछ नहीं किया सरकार ने, विपक्ष चिल्लाती रही, जनता ने भारी मैंडेट दे दिया। तो आप उन चीजों पे आप मंथन करें जिन चीजों पे आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। कानून व्यवस्था, माफियाओं पे कार्रवाई, बुलडोजर करना, ये समाज पसंद कर रहा है, ये जनता पसंद कर रही है कि इनके ऊपर अगर बुलडोजर चल रहा है तो ये बाबा का बुलडोजर किसी के भी ऊपर। ठीक है त्रिपाठी जी, समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इस बहस में हिस्सा लिया, ये बहस आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी माफियाओं पे कार्रवाई को लेकर के एक बहस, लेकिन ये बहस जारी रहेगी क्योंकि अभी माफियाओं पर कार्रवाई जारी है, कहर जारी है और बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। योगी बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा के दौरान तमाम सारे लोगों ने, तमाम सारे संगठनों ने बुलडोजरों पे और क्रेन मशीन पर तिरंगे लगा करके यात्राएं निकाली। इससे जाहिर है कि योगी बाबा का बुलडोजर लोकप्रिय है और अभी ये और गरजता रहेगा। हाल ही में लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का जो आह्वान किया, जाहिर है अभी लड़ाई और तेज होनी है, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। खबरें